नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आर्यन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल और तमिलनाडु के दौरे पर थे, जहां उन्होंने दोनों राज्यों को हजारों करोड़ रुपए की विकास सौगात दी, तो विपक्षी दलों पर भी वो जमकर हमलावर नजर आए। पीएम मोदी ने खाड़ी देशों में जारी संकट के मुद्दे पर कांग्रेस द्वारा की जा रही राजनीति पर भी हमला बोला, तो देश को आश्वस्त किया कि ऊर्जा सुरक्षा को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। पीएम मोदी के दौरे में क्या रहा खास, करेंगे इस खबर पर विस्तार से चर्चा। बताएंगे लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के ध्वनिमत से खारिज होने से पहले क्या जवाब दिया गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में। इसके अलावा भी होंगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। पश्चिम एशिया संकट से उपजे हालात पर प्रधानमंत्री का देश को आश्वासन। तमिलनाडु में कहा, सरकार के लिए किसी भी हालात में सभी भारतीयों के हित सर्वोपरि, घबराने या अफवाहों पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं। प्रधानमंत्री ने केरल में किया लगभग 10,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। एलडीएफ और यूडीएफ पर लगाया मिलकर भ्रष्टाचार करने का आरोप। कहा कि दोनों दल राज्य में तुष्टीकरण की राजनीति को दे रहे बढ़ावा। लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ध्वनि मत से खारिज। गृह मंत्री ने तथ्यों के साथ विपक्ष को घेरा। अविश्वास प्रस्ताव को बताया अफसोसजनक। कहा, महत्वपूर्ण सत्र के दौरान विदेश यात्रा पर चले जाते हैं राहुल गांधी। पश्चिम एशिया में जारी तनाव पर भारत की नजर। सरकार का दावा, देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी की कमी नहीं। घबराहट में ना करें एलपीजी बुकिंग। गृह सचिव ने राज्यों के मुख्य सचिवों से की बात। कालाबाजारी और जमाखोरी पर सख्ती की कही बात। समुद्र में केंद्रित होता जा रहा पश्चिम एशिया का संघर्ष। होर्मुज जमडब्रू मध्य बना जंग का मैदान। ईरान पर 3 मालवाहक पोत को निशाना बनाने का आरोप। ट्रंप की चेतावनी के बीच अमेरिका ने किया 16 ईरानी जहाजों को ध्वस्त करने का दावा। और नक्सलवाद के खात्मे की उल्टी गिनती शुरू। छत्तीसगढ़ में 108 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। अब तक का सबसे बड़ा नक्सल सरेंडर। लगभग 4 करोड़ रुपए के इनामी थे ये नक्सली। पश्चिम एशिया संकट से उपजे हालात और ऊर्जा आपूर्ति चिंताओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से न घबराने की अपील की है। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में एनडीए की विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने देशवासियों से अफवाहों पर ध्यान न देने को कहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार के लिए देश के नागरिकों का हित सर्वोपरि है। आई वुड लाइक टू स्पीक टू द पीपल ऑफ तमिलनाडु about the conflict in West Asia. It has affected the whole world's energy supply chain. We believe in the ideology of India first. In any situation, we have seen how our government always puts the interests of Indians above everything. Even in these times, our approach will be the same. There is no need to panic or pay attention to rumors. I would like to appeal to the people, let us spread only correct and verified information. During the COVID pandemic, 140 crore Indians showed the world how mature our nation is. I am confident that as a nation, we will navigate every situation successfully.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में एनडीए की विशाल जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में तमिलनाडु के विकास का एनडीए का एजेंडा भी सामने रखा। प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार तमिलनाडु की प्रगति सुनिश्चित करने के लिए लगातार कदम उठा रही है। For the NDA government, Tamil Nadu's progress is extremely important. Since 2014, the central government has given about 3 lakh crore rupees through devolution alone. This is many times more than the amount sent during the earlier Congress DMK government. Infrastructure funding too, Tamil Nadu has tripled in the last decade compared to the decade before that. प्रधानमंत्री ने राज्य की डीएमके सरकार पर जमकर कटाक्ष किया। प्रधानमंत्री ने डीएमके पर भ्रष्टाचार और परिवारवाद का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक परिवार के लिए राज्य को एटीएम की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने स्टालिन सरकार के मंत्रियों पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का भी आरोप लगाया। The upcoming election in the most important in Tamil Nadu's history. The choice before the people is very clear. One path leads to corruption, dynasty politics, and broken promises. The other path leads to development, opportunity, and honest governance. I have full faith in the wisdom of the people. Together, we will build a Tamil Nadu that is prosperous. Together, we will build an India that is developed. Let your voice from Tiruchi echo across the state. Tamil Nadu wants change. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में लगभग 5,650 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने नीलगिरी और इरोड जिलों में भारत पेट्रोलियम निगम लिमिटेड के सिटी गैस वितरण नेटवर्क की आधारशिला रखी। 3,680 करोड़ रुपए से अधिक की इस परियोजना से 8.8 लाख से अधिक घरों को पीएनजी कनेक्शन मिलेंगे। प्रधानमंत्री ने चेन्नई के मनाली में स्थित इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के 672,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष क्षमता वाले ल्यूब ब्लेंडिंग प्लांट को भी राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने 2 अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों, 2 एक्सप्रेस रेलगाड़ियों और 1 यात्री रेल सेवा को हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने राज्य में 370 किलोमीटर लंबी 89 ग्रामीण सड़कों का उद्घाटन भी किया। साथ ही NH81 पर गंगईकोंडा चोलपुरम के पास ग्रीनफील्ड बाईपास की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के विकास को अपनी सरकार की प्रतिबद्धता बताया। Our goal is to create a developed Tamil Nadu for a developed nation. The central government is fully committed to the welfare of the people of Tamil Nadu. We are working day and night for the state's progress, and we will continue to do so. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केरलम के दौरे पर एर्नाकुलम में 10,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने भारत पेट्रोलियम निगम लिमिटेड की कोच्चि रिफाइनरी में पॉलीप्रोपाइलीन इकाई की आधारशिला रखने के साथ ही प्रधानमंत्री सड़क अवसंरचना क्षेत्र से जुड़ी 2 प्रमुख राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इसमें मुंबई कन्याकुमारी आर्थिक गलियारा NH66 के थालापाड़ी चेंगला खंड का 6 लेन का निर्माण और वेंगलम से रामनटुक्करा तक कोझीकोड बाईपास का 6 लेन का निर्माण शामिल है। प्रधानमंत्री ने केरल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित 23 ग्रामीण सड़कों का भी उद्घाटन किया। उन्होंने कोल्लम जिले के पश्चिम कल्लाड़ा में 50 मेगावाट की फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना की भी आधारशिला रखी।
इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगने वाला हर रुपया नए रोजगार का सृजन करता है। ये जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं इनसे केरलम के हजारों नौजवानों को नए रोजगार मिलने वाले हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि ये सभी प्रोजेक्ट विकसित केरलम के हमारे संकल्प को सिद्ध करने में अहम भूमिका निभाएंगे। प्रधानमंत्री ने एर्नाकुलम से अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 3 पुनर्निर्मित रेलवे स्टेशन सोनानूर जंक्शन, कुट्टीपुरम और चंगला नेसेरी का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने सोनानूर नीलांबूर रोड रेलवे लाइन की विद्युतीकरण परियोजना का लोकार्पण भी किया। प्रधानमंत्री ने पलक्कड़ और पेनाली के बीच एक नई रेल सेवा को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और इसके नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उन्हें देश में हो रहे विकास की जानकारी नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कांग्रेस पश्चिम एशिया संकट के मुद्दे पर राजनीति कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि केरल में एलडीएफ और यूडीएफ सरकारों के बारी बारी से सत्ता में आने का सिलसिला राज्य के हित में अब समाप्त होना चाहिए। व्यावसायिक नगरी एर्नाकुलम में जमा जनसमूह एलडीएफ और यूडीएफ के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीखे प्रहार का साक्षी बना। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और उनके युवराज जानबूझकर उकसावे वाले बयान देते हैं। उन्होंने कहा कि इतने बड़े वैश्विक संकट में भी कांग्रेस राजनीति ढूंढ रही है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी इतने बड़े वैश्विक संकट में भी राजनीति ढूंढ रही है। कांग्रेस पार्टी जानबूझकर उकसाने वाले बयान दे रही है, गैर जिम्मेवार बयान दे रही है, ताकि स्थितियां बिगड़ जाएं, हमारे लोग वहां संकट में फंस जाए और फिर ये लोग मिलकर मोदी को गालियां देने का, रील बनाने का अभियान शुरू कर सके। यही उनका खेल है। आत्मनिर्भरता के जरिए देश को मुश्किल घड़ी से निकालने में जुटी सरकार की कोशिशों पर कांग्रेस और लेफ्ट की आलोचना पर भी प्रधानमंत्री ने तीखा प्रहार किया। उन्होंने युद्ध जैसे संवेदनशील समय में अराजकता फैलाने के आरोप लगाए। कांग्रेस और लेफ्ट के लोग आत्मनिर्भर भारत अभियान का मजाक उड़ाने में ही जुटे रहते हैं। कांग्रेस और लेफ्ट ने मिलकर सरकारें चलाई है। इन्होंने देश को विदेशों पर ज्यादा से ज्यादा निर्भर ही बनाया है। और आज देखिए, ये लोग मिलकर अफवाहें फैलाने में जुटे हैं। आज युद्ध के समय, इस समय में भी कांग्रेस लेफ्ट और उसका इकोसिस्टम देश में पैनिक क्रिएट करने में, भय पैदा करने में पूरी ताकत खपा रहे हैं। मैं देशवासियों को कहूंगा, कांग्रेस लेफ्ट और इनके इकोसिस्टम द्वारा फैलाई जा रही अफवाहों से सतर्क रहे, सावधान रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल में एलडीएफ और यूडीएफ की मिलीभगत बताई। उन्होंने कहा कि राज्य को तबाह करने के लिए ये मिलकर भ्रष्टाचार करते हैं। उन्होंने कहा कि दोनों गठबंधन राज्य में तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि भाजपा केरल को एआई और भविष्य की तकनीक का प्रमुख केंद्र बनाने के लिए काम करेगी। उन्होंने राज्य की जनता से भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए को अगले 5 वर्षों के लिए सत्ता में आने का मौका देने का आग्रह किया, जिससे मोदी की गारंटी को पूरा किया जा सके। ब्यूरो इनपुट के साथ शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक ले रुकते हैं। ब्रेक उस पार जब वापस आएंगे तो चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री के आज केरलम और तमिलनाडु के दौरे में क्या रहा खास। सिप 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 जीरा सिप जीरा सिप एमडीएच का जलजीरा जीरा सिप जीरा सिप जीरा सिप प्यास बुझाए ठंडक लाए सबको भाए जीरा सिप एमडीएच का जलजीरा जीरा सिप जीरा सिप असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। एमडीएच वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसंड हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। ओ हरि भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा, मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह! अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ट्रिंग ट्रिंग। हेलो, मैं तुम्हारे पापा के बचपन का दोस्त चतुर चाचा। प्रणाम चाचा जी। उनसे बेटे 5,000 लिए थे, अभी अभी तुम्हें ट्रांसफर किया है बेटे, पर गलती से 50 चले गए। पेमेंट मैसेज चेक कर लो बेटे और बाकी 45 मुझे लौटा दो। आपका मैसेज बाद में, पहले अपना बैंक अकाउंट चेक कर लूं। अरे मूर्ख ना हूं मैं। शाबाश। UPI कहता है कोई नकली पेमेंट का मैसेज भेजकर पैसे वापस मांगे तो उसे कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। नितेश श्रीवास्तव जी सिर्फ 35 साल की उम्र में अचानक एक बीमारी से चले गए। उनकी टर्म लाइफ इंश्योरेंस के पैसे बच्चों की पढ़ाई और घर खर्च में काम आ सकते हैं। पॉलिसी बाजार ने क्लेम के वक्त फैमिली का पूरा साथ दिया। पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 700 रुपए महीने से शुरू। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। और ब्रेक पे जाने से पहले हम जिक्र कर रहे थे प्रधानमंत्री के केरलम और तमिलनाडु के दौरे पे, और इसी पे हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष, प्रधानमंत्री का विपक्ष पर वार, विकास पर जोर, क्योंकि विकास परियोजनाओं पे जोर दिखाई पड़ा, विपक्ष पर हमलावर नजर आए प्रधानमंत्री मोदी। इस खबर पे बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद है। उनका परिचय आपसे कराते हैं। अनुरुद्ध प्रताप सिंह है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। इसके अलावा अजय वर्मा जी हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता, वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी हैं, और अमरा राम जी हैं, सांसद CPM के। हमारे साथ आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। अजय वर्मा जी, शुरुआत आपसे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर कहा कि गल्फ की जो स्थिति है, खाड़ी देशों में जो संघर्ष चल रहा है, उस बीच में कांग्रेस पार्टी भ्रम पैदा करके देश को एक तरीके से अफवाह फैलाने का काम कर रही है। आप वैश्विक संकट के समय अपने हित के लिए राजनीति कर रहे हैं। अजय जी। जी, मेरा नमस्कार आपको और सारे पैनलिस्टों को। दूसरा मैं बता दूं कि केरला, जहां प्रधानमंत्री जी गए, तमिलनाडु गए, वहां पर की साक्षरता दर जो है ना, वो 95.3 से 96.2 तक पहुंच गई है। वहां वो लोग नहीं रहते जिनसे डिग्री के बारे में पूछे तो डिग्री पे क्वेश्चन हो जाता है, डिग्री छुपाते हैं और मुख्यमंत्रियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाता है। वो केरला है, जहां साक्षरता की दर 96 है। देश के प्रधानमंत्रियों ने सब कुछ कहने का अधिकार है, लेकिन वर्तमान हालात में मैं आपसे पूछ रहा हूं, खाड़ी युद्ध में लोग कह रहे हैं, और पापा की परिया कहती थी कि पापा अगर फोन कर देंगे तो युद्ध रुक जाएगा, तो अपने मित्र ट्रंप को क्यों नहीं फोन करते? वो युद्ध रुकवा देना। लेकिन कैसे रुकेगा युद्ध? क्योंकि पापा गए थे इजराइल, और 1 करोड़ के इजराइल में उन्होंने कहा, इंडिया जो 145 करोड़ का देश है, मित्रों, इंडिया इज मदरलैंड एंड इजराइल इज फादरलैंड। यानी 1 करोड़ वाला फादर हो गया और 145 करोड़ वाला मदर हो गया, तो ये देश समझ गया है कि ये कहां सरेंडर है, क्यों कॉम्प्रोमाइज है।
इसलिए हम कोई अफवाह नहीं फैला रहे, खुद अपने आप इसके कारक है, यही करता है, यही संज्ञा है, यही व्याकरण है। ठीक, अनिरुद्ध जी, ठीक है सर, आता हूं आपके पास। सर आपने अपनी बात रख दी, आपने बात रख दी अपनी, मैं आपके आरोप का जवाब ले लेता हूं। अनिरुद्ध जी वो ये कह रहे हैं कि साहब वो अफवाह नहीं फैला रहे हैं, वो आप जो प्रधानमंत्री का एक प्रकार से वो सरेंडर को करने की बात का आरोप लगा रहे हैं फिर से। आता हूं अजय जी, आपके बाकी पैनल भी है, आप और लोग। अनिरुद्ध जी, गैस संकट जो है, अरे अजय जी सर, अजय जी मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बाकी मेहमानों को भी समय देने दीजिए, मैं आ रहा हूं आपके पास में। अनिरुद्ध जी, देश भर में ईसीए लागू हो गया, मैं गलत हूं तो बताइए, ईसीए लागू हो गया है। अनिरुद्ध जी बोलिए। जी, मैं ये कह रहा हूं, अगर सरेंडर की बात किया जाए तो कांग्रेस का पूरा इतिहास सरेंडर से भरा हुआ है। और जिस केरला की साक्षरता दर की बात कर रहे हैं, त्रावणकोर की साक्षरता दर 1947 देश आजाद होने से पहले जो है पूरे भारत से सबसे ज्यादा वहां पे था। तो कांग्रेस का अपना कोई योगदान नहीं रहा है, ये ना सोचे कि टोपीबाजी करे, इधर उधर पहना है। दूसरी बात ये आती है कि अगर सरेंडर की बात किया जाए, चाहे इंदिरा जी का सरेंडर देखा जाए, चाहे सोनिया गांधी का सरेंडर देखा जाए नटवर सिंह को हटाने को लेके, चाहे क्या कहते हैं राजीव गांधी का सरेंडर देखा जाए, नेहरू जी ने सरेंडर कर करके अक्साई चीन उठा के दे दिया और बैठ के इनके पोते बैठ के बतौलेबाजी करते हैं। मैं तो कहता हूं कि राहुल गांधी जी को पुरुष नहीं महान पुरुष मान लिया जाएगा, कम से कम अक्साई चीन को लाके दे तो दे। कभी चीन जो है बॉर्डर नहीं हुआ करता था भारत का, तिब्बत बीच में लगा हुआ था, लेकिन चाचा नेहरू ने उठाया, सब कुछ दे दिया। तो सरेंडर की बात इनसे मुंह से नहीं शोभा देती है। ये मोदी जी का आप देखिए कि पूरे विश्व में कहीं ना कहीं कोई युद्ध चल रहा है, लेकिन भारत का पेट्रोल का प्राइस स्थिर है। पूरे विश्व में कहीं ना कहीं युद्ध चल रहा है, लेकिन भारत की ग्रोथ रेट स्थिर है। कहीं न कहीं पूरे विश्व में युद्ध चल रहा है। इनकी तरीके से थोड़ो है कि जेपी मॉर्गन ने जरा से 2006 में झुंझुना पकड़ा दिया। मनमोहन सिंह जी बड़े इकोनॉमिस्ट थे, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे, भारत को ले जाके 5वीं फ्रेजाइल इकोनॉमी में बैठा दिया, फ्रेजाइल 5 में था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे पिता तुल्य रामकृपाल जी बैठे, उनसे पूछ लीजिए कि भारत की क्या स्थिति पढ़े लिखे इकोनॉमिस्ट ने किया था। लेकिन एक सामाजिक व्यवहारिक ज्ञान रखने वाला आरएसएस का एक कार्यकर्ता जब भारत का प्रधानमंत्री बनता है तो उसने भारत की अर्थव्यवस्था टॉप 4 में रख दिया। आज चाहे ईरान हो, चाहे रसिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे मिडिल ईस्ट हो, कोई भी कंट्री, हर जगह भारत की जो भी जरूरत है वो लोग भारत से बात कर रहे हैं। चाहे ओमान भी भारत से बात कर रहा है, कतर भी भारत से बात कर रहा है। ठीक है, अमरा राम जी, सवाल आपसे, क्योंकि प्रधानमंत्री आज जब केरल पहुंचे हैं तो वहां पर लेफ्ट पार्टी एक लंबे समय से वहां पे सरकार में और अक्सर एलडीएफ यूडीएफ के बीच में 5-5 साल का एक तरीके से एक चेंज ओवर भी दिखाई पड़ता है सरकार के परिवर्तन के आधार पे। प्रधानमंत्री सीधे तौर पे कहते हैं कि साहब यही जो व्यवस्था है ये केरल का उतना विकास नहीं होने दे रही जितना कि अपेक्षित था, यानी हो जाना चाहिए था। वो आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग केरलम के विकास में रोड़ा पैदा कर रहे हैं और इंडस्ट्री को वहां पे आने नहीं दे रहे हैं, और बीजेपी अब वहां पर आकर इन तमाम व्यवस्थाओं में बदलाव करेगी। अमरा राम जी, ऐसा आपका तमाम पैनलिस्ट और तमाम दर्शकों का हृदय से आभार, धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री हैं। केरल जितने 14 मापदंड हैं विकास के जो केरल में हैं वो पूरे देश में कर दें तो हम मान जाएंगे, लेकिन इस 11 साल में जितना 65 साल में विदेशी ऋण लिया था उससे दूना ऋण इस देश की जनता पे लादने का काम किया है। आज पूरे देश की जो सार्वजनिक उपक्रम है उनको बेच बेच के सरकार चलाई जा रही है। आज जिस तरह से हमारे देश की सर्वसम्मत विदेश नीति थी, जहां भी दुनिया में कोई अन्याय करता था तो उसका विरोध करते थे। वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उसकी पत्नी को उठा के अमेरिका ले जा करके जेल में बंद कर देता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री पहले प्रधानमंत्री होंगे जो इजराइल गए और उसके नेक्स्ट डे ईरान पे अमेरिका और इजराइल ने हमला किया और उसके सबसे वरिष्ठ नेता को और कमांडरों को उन्होंने हताहत करने का काम किया। हमारे देश के प्रधानमंत्री एक शब्द भी, आज अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप कहता है अब 1 महीने के लिए आप रूस से तेल ले सकते हो। हमारे देश के प्रधानमंत्री को जबान नहीं है जो 65 इंच का छीना की बात करते थे, 66 इंच का वो 16 इंच का हो गया है। मतलब किस तरह से सिलेंडर करने का काम किया है, जिस तरह का व्यापार समझौता अमेरिका से किया है, कृषि के उत्पाद, डेयरी के उत्पाद और कारखाने के उत्पाद जिस मात्रा में आने का उन्होंने फैसला किया है, मैं समझता हूं देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी।
और उसके लिए सबसे बड़ा कोई गुनाहगार है तो भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार है। जी राम, तो ठीक है इस सर, देश मैं में आपका अमेरिका जी, के सामने जी, जब भी हमारे देश पे संकट आया है, अमेरिका हमारे दुश्मनों के साथ खड़ा 7वां बेड़ा लेकर आया है। उसके सामने जिस तरह का सिलेंडर होके पूरे देश ठीक है को रामकृपाल जी, सवाल ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया, मैं बाकी में जाता हूं। ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद। रामकृपाल जी, जो ये एक आरोप विपक्ष की ओर से लग रहा है कि साहब जिस प्रकार की वैश्विक स्थितियां हैं उसमें भारत की विदेश नीति को लेकर और मौजूदा खाड़ी संकट के समय जो प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कांग्रेस पे कि साहब आप वैश्विक संकट के समय देश के लोगों के बीच अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि स्थितियां बिगड़ जाएं और भारतीयों को दिक्कत पैदा हो। रामकृपाल जी। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी ने जो भी कहा है बिल्कुल सच कहा है। और आज जिस तरह से कुछ पॉलिटिकल पार्टी जिस तरह से हवा क्रिएट किए हुए हैं, अभी तक वो नहीं बोल रही थी जब पाकिस्तान में जिस तरह से पहले ही दिन से जिस तरह का वहाँ पेट्रोल के क्या भाव हैं और बांग्लादेश में क्या हालत है, ये सब देख के तब तो चुप थे। अब आज अचानक इनको गैस सिलेंडर का लग गया और उसको लेकर के बात कर रहे हैं। अरे ये मनाइए कि आप उस मुल्क में हैं जिस मुल्क की प्रतिष्ठा आज इतनी बड़ी है कि लोग सोच रहे हैं कि भारत से उम्मीद रखते हैं कि भारत कोई अच्छी भूमिका निभाएगा। और आज देखिए ईरान का एक जहाज जो भी आया उसको हमारे यहाँ पे कोच्चि में है और वहां के लोगों को पूरा हमने सम्मान दिया है, सारी चीजें सुझाव दे रहे। एक बात कहूंगा जी कि ये आज मैं जो सीपीएम और कांग्रेस में इतनी अच्छी दोस्ती देख रहा हूं, यही सीपीएम को ये नहीं भूलना चाहिए कि पहली वामपंथी सरकार केरल की इसी कांग्रेस ने उसको सत्ता से बाहर किया था। इनको याद रखना चाहिए, सीपीएम के हमारे जो मित्र हैं, और इनको ये भी याद रखना चाहिए कि बंगाल में सीपीएम और ये कांग्रेस दोनों जीरो हो गए हैं, जीरो, डबल जीरो। तो आप सोच लीजिए कि ये जो लोग हैं, मैं अजय भाई को एक बात कहूंगा जी कि आप कम से कम, ये कहावत होती है कि वो दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। जी शुरू में पहला इलेक्शन आपने लड़ा, चौकीदार चोर है, हार गए बुरी तरह से। उसके बाद आपने वो राफेल का किया, फिर कहा कि वोट चोर, गद्दी छोड़, सब जगह से गायब हो गए। अब आप जो ये लेके चल रहे हैं कंप्रोमाइज्ड, किसी नेगेटिव नैरेटिव से कोई राष्ट्रीय पार्टी कभी भी देश का विकल्प नहीं बन सकती है। जी अजय जी ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, मोदी जी हमेशा एक पॉजिटिव नैरेटिव पे जा रहे हैं। आज आप पूरी दुनिया में देख लीजिए क्या क्या स्थितियां बनी हुई है, पूरा यूरोप कहाँ है और हम कहाँ हैं। जिस तरह से इस क्राइसिस से पूरी दुनिया जूझ रही है, सबकी तुलना में हम आज बहुत ही अच्छी स्थिति में हैं। जी आप कल्पना कर लीजिए, रसिया यूक्रेन से लेकर के मिडिल ईस्ट को सब देख लीजिए, लोग कहाँ कैसे हैं। आज पूरा जो पश्चिम एशिया है, लेकिन एक भारत ही है जिसकी सबसे दोस्ती है, और इजराइल से भी दोस्ती है, ईरान से भी दोस्ती है। बिल्कुल, और सरकार ये लगातार कहती है कि इंडिपेंडेंट एक फॉरेन पॉलिसी के साथ में जी ठीक है, जो आप बात कह रहे हैं रामकृपाल जी, वो सरकार यही कहती है कि साहब एक से दोस्ती का मतलब दूसरे से दुश्मनी नहीं है। सर मैं आता हूं आपके पास में। अजय जी, आप लगातार अपनी बात रखने के लिए उंगली उठा रहे हैं। मैं आपसे सवाल इस बात को लेकर रखना चाहता हूं कि केरल में और तमिलनाडु में आज प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर कहा कि साहब कांग्रेस और उनके सहयोगियों की जो सरकारें इन जगहों पर रही हैं, लगातार भ्रष्टाचार में वो लिप्त रही हैं। केरल में भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया और डीएमके की सरकार जो आपके साथ मित्रता में वहां पे अलायंस में चलती, उस पर भी उन्होंने सीधे तौर पे इस बात का आरोप लगाया। अजय जी। आदरणीय एंकर महोदय, एक शेर सुनिए कि मैं कैसे यकी कर लूं, वो दूर जाके रोए, मेरे पास से वो गुजरे, मेरा हाल तक न पूछा। प्रधानमंत्री जी झूठ बोलने के यूज्ड टू हो चुके हैं, पूरा देश जानता है। 2014 से अगर मैं गिनाता चलूंगा, नोटबंदी के बाद काला धन नहीं आया तो 50 दिन दे देना, चौराहे पे मेरी फंदा तैयार कर लेना, वो चौराहा फंदा इंतजार कर रहा है, और कितने कहूंगा तो टाइम खत्म हो जाएगा, मैं उस पर नहीं जाता। उनकी आदत है कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, उनकी आदत है, उन्हें कहते रहे, उनकी अपनी तरीका है। मैं रामकृपाल साहब के ऊपर अनुरोध करना चाह रहा था कि बहुत अच्छे पत्रकार हुआ करते थे,
और जब देश में कोई पेड़ था, उसके अंदर बहुत सारे पक्षी रहते थे, उसमें आग लगी तो जो लोग भागने वाले वो तो भागे, एक चिड़िया थी जो वहीं रहती थी, वो पानी डाल रही थी। जो देश जलाने वालों में लोगों की, जिस बचाने वालों में नाम नहीं आएगा। अब रामकृपाल जी चूंकि भाजपा के शैल कंपनी और मुखौटे चेहरे के रूप में हो चुके हैं। नहीं, ये अजय जी देखिए, अजय जी सारी बातें ठीक है, आप अपना कांग्रेस का पक्ष रखिए, लेकिन देखिए किसी नहीं, बिल्कुल नहीं सर, देखिए किसी बहुत सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार के लिए नहीं, गलत बात नहीं, देखिए व्यक्तिगत बिल्कुल नहीं, आप मुद्दे पे बात करिए। आप लगातार अपनी बात रख रहे हैं, आप बीजेपी पे लगातार बोलिए। ये पत्रकारों पे, टीवी चैनल्स पे, एंकर्स पे ये क्यों पर्सनल हो जाते हैं आप लोग? सर आप मुद्दे की बात रखिए, आप लगातार बात अपनी रख रहे हैं, आप कहते रहिए, आप व्यक्तिगत आरोप पे क्यों चले जाते हैं? कोई अगर व्यक्ति अपनी बात रख रहा है जो आपको पसंद नहीं आ रही है, तो क्या आप उन पे व्यक्तिगत आरोप लगाना शुरू कर देंगे? इतना लंबा अनुभव सर उनका पत्रकारिता जगत पे, आप कैसी बात कर रहे हैं अजय जी? मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरों के, जिसे बुरा लगे वो सामने सर अकेले आप आईना नहीं है ना, फिर माफ कीजिएगा सर, आप जो बात आप मुद्दे से हटा के आप कहां व्यक्तिगत हो जाते हैं? क्यों मतलब ऐसा? आप मुद्दे की बात कीजिए सर। एक इशू चल रहा है जिसपे हम बात कर रहे हैं, जो आपको विषय बताया गया हम उसपे बात कर रहे हैं। हमने आपसे ये निवेदन नहीं किया कि आज रामकृपाल जी आएंगे आप उनके विषय पे बात कीजिए, किसी पत्रकार पे बात कीजिए। माफ कीजिए सर, मुद्दों पे बात कीजिए। क्या कांग्रेस के पास मुद्दों पे बात करने के लिए तथ्य कम पड़ गए जो आप इस प्रकार के व्यक्तिगत आरोप पे चले जाते हैं? मैं चाहता हूं आपसे निवेदन कर रहा हूं, प्लीज मुद्दे पे आइए अजय जी। अभी जो है प्रधानमंत्री साहब भारतीयों को बांग्लादेशी घुसपैठिए बताकर और बांग्लादेश के खिलाफ आग उगलकर असम और बंगाल में वोट मांग रहे होंगे, लेकिन पाइपलाइन से बांग्लादेश को 5000 टन डीजल देश के प्रधानमंत्री ने क्यों भेजा? ये भारत सर वो समझौता है, बांग्लादेश के साथ भारत सरकार का समझौता है, और देश में आज की तारीख में अभी कमी नहीं हुई है। सरकार लगातार कह रही है सर उपलब्ध हैं चीजें, जो पेट्रोलियम पदार्थ है, एलपीजी है, उसकी जरूरत के हिसाब से उपलब्ध है, और लगातार सरकार कोशिश कर रही है। सर देश में सब कुछ चंगा है, ये पत्रकार भी कह रहे हैं, देश के नेता भी और बीजेपी भी। लेकिन सुन लीजिए सर, गैस संकट, रसोई गैस के लिए लंबी कतारें जो देश के चैनल दिखा रहे हैं, देश भर में ईसीए लागू हुआ है नहीं हुआ है? सर सरकार ने जो व्यवस्थाएं की है वो संकट की वजह से की है, तो आप उसमें कुछ नया नहीं कह रहे। ठीक है सर, थोड़ा समय ज्यादा सीमित है। अनुज जी वो कह रहे हैं कि साहब लगातार अगर देश में ऐसे हालात हैं तो क्यों बांग्लादेश को तेल दे रहे हैं आप, भले ही आपने समझौता कर रखा। अनुज जी महंगा है, एयर इंडिया ने 399 रुपए बनाया ईद नदी बार, और चौथा और सुन लीजिए। अरे अजय जी आपने काफी समय ले लिया, अनुज जी अपनी बात रखिए। 60% रह गया है। हरेंद्र जी, माननीय सांसद जी चले गए डिबेट से उठकर, शायद उनको 1962 का वो युद्ध नहीं याद है जिसमें चीन का साथ उन्हीं की पार्टी ने, सीपीआई और सीपीएम टूट के जब बने, उन्हीं की पार्टी ने दिया था, और कांग्रेस तो खैर युद्ध में थी। मैं ये कह रहा हूं कि ये लोग तमिलनाडु केरला की बात करते हैं, आयुष्मान योजना तमिलनाडु में नहीं लागू है, केरला में नहीं लागू है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए को सिंगल लोकसभा की सीट तमिलनाडु में नहीं आई, वो केवल केरला में एक सीट आई। उसके बावजूद 700 स्टेशन का नवीनीकरण रेलवे स्टेशन का किया जाता। शायद कांग्रेस के प्रवक्ता को तो स्टेशन भी नहीं पता होगा तमिलनाडु में रेलवे स्टेशन कितने हैं। 200 से ज्यादा रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण किया जाता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी ने वोट के लिए काम नहीं करते, जनता की भलाई के लिए काम करते हैं। भाई ऐसे तो आदमी कह देते हैं ना कि भैया आपने एक भी लोकसभा सीट नहीं दी, हम 700 स्टेशन का नवीनीकरण क्यों करेंगे? चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का देखिए आप, मदुरई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का देखिए, मल्टीपल वंदे भारत या अमृत ट्रेन वहां पे चलाई जा रही है। आप तूतीकोरन एयरपोर्ट, तूतीकोरन सी पोर्ट, 10 सेकंड, तूतीकोरन सी पोर्ट है, वहां की सरकार सहयोग नहीं कर रही, तमिलनाडु की सरकार नहीं कर रही है, लेकिन भारत सरकार का सी पोर्ट मिनिस्ट्री वहां पे काम कर रही, बल्कि हजारों लोगों को जो रोजगार मिल रहा है वो लोकल तमिलनाडु के लोगों को मिल रहा है। ये लोग क्या कर रहे हैं, इनका दो एजेंडा है, आप विकास से डिरेल करो तमिलनाडु और केरला को, और हिंदुओं को किस तरीके से रगड़ो वहां पे। यही दो एजेंडा लेफ्ट का और कांग्रेस का है। कांग्रेस वहां पर लेफ्ट के साथ होती है और एक जगह लेफ्ट के विरोध में होती है। ठीक है, ठीक, उनका अलायंस कहीं किसी राज्य में है, कहीं पे नहीं है। रामकृपाल जी सवाल यही कि केरल के हमने स्थानीय चुनाव में बीते दिनों देखा कि बीजेपी को एक समर्थन की गुंजाइश बनती नजर आ रही, उसी बदलाव की बात आज प्रधानमंत्री ने केरल में कही भी है। आपको लगता है कि एक राजनीतिक बदलाव को लेकर केरल कहें या तमिलनाडु कहें, उस प्रकार की दक्षिण की ओर एक बदलाव की, विकास की बयार की बात जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं, उसमें आप किस तरह से देखते हैं आप रामकृपाल जी? नहीं, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। एक लाइन केवल अजय भाई को, बड़े मेरे क्लोज हैं, याद दिलाना चाहता हूं। कह रहे हैं ना कि आईना दिखाता हूं, तो मैं केवल एक, आपको भी आनंद जी याद होगा, नोटबंदी 2016 में हुई थी और पहला चुनाव उत्तर प्रदेश का 2017 में हुआ।
जी। और इसी कांग्रेस ने कहा कि ये चुनाव नोटबंदी पर जनमत संग्रह है। जरा अजय जी बता दें ये बात सही है कि नहीं? और इतनी बुरी तरह हारे जी। 7 सीटें मिली थी केवल, जनमत संग्रह हो गया था नोटबंदी पर जी। अरे जिस नोटबंदी पर आप हार गए, आप गायब हो गए, 32 साल से उत्तर प्रदेश में नहीं हो, तब भी आप उस नोटबंदी को असफल बता रहे हो। एक जी राम का थोड़ा समय सीमित है, जल्दी से जी। हाँ। जो आपने बात कही, देखिए एक है, वो शेर कह रहे थे, मैं भी एक शेर की लाइन कह रहा हूं, रोशन कहीं बहार के इम्कान हुए तो हैं। ये कांग्रेस और लेफ्ट दोनों को मालूम है कि अब वो लहर जो थी अब तक मध्य भारत और धीरे धीरे वो दक्षिण की तरफ बढ़ रही है, और आने वाले समय में बीजेपी निश्चित रूप से, जिस तरह पिछले इलेक्शन में बीजेपी का संगठन का ढांचा बढ़ा है, जिस तरह वोट परसेंट बढ़ा है जी, वो ही इनकी बिलबिलाहट है। ये तो कहीं थे नहीं, न 3 में न 13 में कांग्रेस तो तमिलनाडु में है, साझे में है जी, न केरल में है। तो अब इनको लग रहा है कि वहां से भी पूरी तरह पत्ता साफ होने वाला है। तो ये देश में सिवाय अब तो पुडुचेरी का भी ये भला मनाए कि शायद वहां भी नहीं, तो कश्मीर से कन्याकुमारी और कामरूप से कच्छ तक जी, इनका पूरी तरह झाड़ू लग रहा है। ठीक है सर, समय इतनी अनुमति दे रहा, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए शुक्रिया आप सभी का। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो तमाम अन्य महत्वपूर्ण खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से का बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। इन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया और हॉस्पिटल्स के लाखों के बिल चुकाने में अपनी सारी सेविंग्स गवा दी। और इन्होंने पॉलिसी बाजार से हेल्थ इंश्योरेंस लिया, जेब से एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ, और पॉलिसी बाजार ने कैशलेस क्लेम दिलवाने में इनको पूरा सपोर्ट किया। तो रिस्क मत लो, पॉलिसी बाजार से 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 525 रुपए महीने से शुरू। ट्रिंग ट्रिंग। हेलो, मैं तुम्हारे पापा के बचपन का दोस्त चतुर चाचा। प्रणाम चाचा जी। उनसे बेटे 5000 लिए थे, अभी तुम्हें ट्रांसफर किया है बेटे, पर गलती से 50 चले गए। पेमेंट मैसेज चेक कर लो बेटे, और बाकी 45 मुझे लौटा दो। आपका मैसेज बाद में, पहले अपना बैंक अकाउंट चेक कर लो। अरे मूर्ख ना हूं मैं। UPI कहता है कोई नकली पेमेंट का मैसेज भेजकर पैसे वापस मांगे तो उसे कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें। तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
और ब्रेक के बाद अब खबर संसद से। संसद में शोर शराबे के बीच आज विधायी कामकाज भी देखने को मिला। प्रश्नकाल में विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े सवाल पूछे गए, जिसका जवाब संबंधित मंत्रियों ने सदन में रखा। जिन मंत्रालयों से जुड़े सवाल आज सदन में हुए उनमें इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय शामिल रहे। बजट सत्र के दूसरे भाग में विभिन्न मंत्रालयों के बजट और कामकाज पर भी चर्चा होनी है, लेकिन विपक्षी व्यवधान के चलते कई बड़े विधायी काम फिलहाल पटल पर नहीं आ पा रहे हैं। बुधवार को संसद के दोनों सदनों में सत्ता पक्ष और विपक्ष के नोकझोंक के बीच महत्वपूर्ण विधायी कार्य आगे बढ़े। सदन में हंगामा कर रहे विपक्षी सदस्यों पर निशाना साधते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि विपक्ष को देश की प्रगति से कोई दिलचस्पी नहीं है। अश्विनी वैष्णव ने सदन को यह भी बताया कि देश में स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच पर तेजी से काम चल रहा है। उन्होंने बताया कि रेलवे ट्रैक के आसपास हाथियों की सुरक्षा के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल और AI से लैस आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि ट्रेनों से होने वाले हाथियों की दुर्घटनाओं को रोका जा सके। देश भर में 2000 किलोमीटर ऐसे हैं जहां पर हाथी का ट्रैक के साथ संबंध रहता है। जंगल के थ्रू जो निकलते हैं ट्रैक्स, उन सब को चिन्हित करके वहाँ पे स्पेशल 2 टेक्नोलॉजीज का उपयोग किया जा रहा है। एक टेक्नोलॉजी ऑप्टिकल फाइबर केबल आधारित है और दूसरी AI कैमरा आधारित है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से जुड़े सवाल के जवाब में अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में बताया कि पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने डिजिटल इंडिया के तहत प्रमुख क्षेत्रों में काम किया है। 2014 में केवल 25 करोड़ लोगों को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त थी, जबकि आज यह संख्या बढ़कर 103 करोड़ तक पहुँच गई है। आज से 10 साल पहले 2014 में जहाँ पे मात्र 25 करोड़ लोगों को इंटरनेट की कनेक्टिविटी अवेलेबल थी, आज माननीय अध्यक्ष जी 103 करोड़ लोगों को आज इंटरनेट की कनेक्टिविटी अवेलेबल है। उधर राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान संबंधित मंत्रालयों के मंत्रियों ने कई पूरक प्रश्नों के जवाब दिए। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि मुंबई से दिल्ली नेशनल हाईवे के निर्माण का 70% कार्य पूरा किया जा चुका है। इसके ऑपरेट होने के बाद यात्री 12 घंटे में मुंबई से दिल्ली पहुंच सकते हैं। We have taken a decision which is a historical decision to making the express highway from Mumbai to Delhi, which is already 70-80% is completed, and after Surat we are making new green express highway starting from Surat to Nasik, Nasik to Ahmednagar, Ahmednagar to Solapur, Akkalkot, Kurnool, and Kurnool then it connect to Chennai, Kanyakumari, Bangalore, Hyderabad, Cochin। राज्यसभा में ग्रामीण विकास मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा आगे बढ़ाई गई, जिसमें भाजपा सांसदों ने PM आवास योजना ग्रामीण, उज्ज्वला और मुद्रा योजनाओं के माध्यम से जीवन स्तर में सुधार का दावा किया। आज गांव की महिला डेयरी चलाती है, हैंडीक्राफ्ट चला रही है, डिजिटल बैंकिंग एजेंट है, लखपति दीदी बन रही है। यही है नए भारत की ग्रामीण महिला की कहानी। बजट सत्र के दूसरे भाग में चर्चा के दौरान विभिन्न मंत्रालयों के कामकाज पर चर्चा होनी है, जबकि लोकसभा में अन्य मुद्दों के हावी होने और गतिरोध के कारण मंत्रालयों के कामकाज पर चर्चा शुरू होना बाकी है। अनुज यादव और ऋषि कुमार के साथ कुमार आरोप, DD न्यूज। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे कि लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ध्वनिमत से खारिज हो गया है। गृह मंत्री ने तथ्यों के साथ कैसे विपक्ष को घेरा, इस खबर पे होगी विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। हमें पता है चमकी चाट से क्या बना है सैंडविच, लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े, चमकी चाट से स्वाद बढ़े, और चाट पपड़ी दही बल्ले, चमकी चाट से बल्ले बल्ले, असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। माफ कीजिए,
कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा, क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए, जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। ट्रिंग ट्रिंग। हेलो, मैं तुम्हारे पापा के बचपन का दोस्त चतुर चाचा। प्रणाम चाचा जी। उनसे बेटे 5,000 लिए थे, अभी अभी तुम्हें ट्रांसफर किया है बेटे, पर गलती से 50 चले गए। पेमेंट मैसेज चेक कर लो बेटे और बाकी 45 मुझे लौटा दो। आपका मैसेज बाद में, पहले अपना बैंक अकाउंट चेक कर लूं। अरे मूर्ख ना हूं मैं। शाबाश। UPI कहता है कोई नकली पेमेंट का मैसेज भेजकर पैसे वापस मांगे तो उसे कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव आज लोकसभा में खारिज हो गया। सरकार की ओर से जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने तमाम तथ्यों को आज सदन के सामने रखा। उन्होंने साफ तौर से आंकड़ों को गिनाया और इस बात का जिक्र किया कि कैसे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्ष के सांसदों की संख्या कम होने के बाद भी उन्हें ज्यादा समय बोलने के लिए दिया है। अमित शाह ने साफ तौर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी और विपक्ष को भी आड़े हाथों लिया और तमाम आंकड़े सामने रखे कि कैसे गैर जिम्मेदार व्यवहार कर रहे हैं तमाम विपक्ष के नेता। लोकसभा स्पीकर के खिलाफ विपक्ष की ओर से लाया गया अविश्वास प्रस्ताव ध्वनि मत से खारिज हो गया। बिरला पर सदन के संचालन में गंभीर पक्षपात का आरोप लगाते हुए विपक्षी दलों ने सत्र के पहले चरण में ही उनके खिलाफ अविश्वास का ये प्रस्ताव दिया था। इससे पहले लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने इस प्रस्ताव पर अपनी अपनी राय रखी। सदन में बहस के दौरान तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। सदन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला और कहा कि वे देश में लोकतंत्र के खिलाफ काम कर रहे हैं। गृह मंत्री ने कहा कि सदन नियमों के अनुसार चलता है और अगर कोई सदस्य नियमों को नजरअंदाज करेगा तो स्पीकर को उस पर कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है। सदन के अंदर सदन के चलाने के नियमों के अनुसार खड़ा होकर बोलना पड़ता है। मानिए जो सदन के नियम परमिट नहीं करते हैं उस हिसाब से बोलने का किसी को अधिकार नहीं है, कोई भी हो इसको अधिकार नहीं है। जब आप सदन के नियमों को, लोकसभा को चलाने के नियमों को नजरअंदाज करोगे तो स्पीकर का पवित्र दायित्व है कि कोई भी सदस्य हो इसको रोके, टोके और निकाल कर बाहर करे। गृह मंत्री ने विपक्ष पर एक खानदान को बचाने के लिए काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सदन को गुमराह करके अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई है। गृह मंत्री ने कहा कि इसके पहले भी 3 बार स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए गए। उस समय कांग्रेस की सरकार रहते हुए उपसभापति का पद भी कांग्रेस के पास ही था। मान्यवर, कल भी कहा कि कैसे हुआ। मान्यवर, तीनों बार लोकसभा के स्पीकर के खिलाफ जब अविश्वास प्रस्ताव आया, डेप्यूटी स्पीकर ने इसको संचालित किया। अब ये अभी कहेंगे, कल भी कह रहे थे आपने डेप्यूटी स्पीकर अपॉइंट भी नहीं किया। मान्यवर, 66 और उसके बाद आने वाले अविश्वास प्रस्ताव बलराम जाखड़ साहब के पास आया। दोनों वक्त डेप्यूटी स्पीकर थे, पद खाली नहीं था, डेप्यूटी स्पीकर रखे थे, मगर दोनों कांग्रेस पार्टी ने ही अपने रख दिए थे साहब। अब ये कहते हैं कि डेप्यूटी स्पीकर पर हमारा अधिकार है। दोनों समय डेप्यूटी स्पीकर
कांग्रेस पार्टी ने अपने खुद के रखे थे। भारतीय जनता पार्टी के नेता रविशंकर प्रसाद ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पद से हटाने के लिए विपक्ष के द्वारा लाया गया प्रस्ताव उनके खिलाफ अविश्वास के लिए नहीं बल्कि किसी के अहंकार को संतुष्टि करने के लिए लाया गया है। वहीं अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने दावा किया कि सदन में उन्हें बोलने से कई बार रोका गया है। अराजकता नहीं होनी चाहिए। लेट दिस हाउस शुड नॉट बी टर्न इनटू ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनार्की। और सर, मेरा स्पष्ट आरोप है कि विपक्ष के लोग, विशेष रूप से कांग्रेस और उससे विशेष रूप राहुल गांधी, अपनी अराजक सोच के कारण इस हाउस को अराजकता में बदलना चाहते हैं, जो स्वीकार नहीं है। ये भारत की संसद है, देश की सबसे बड़ी पंचायत है, पूरी देश देखती है संसद की ओर। क्या उसको मजाक बना दिया है? माखौल कर रहे हैं आप। ये नहीं होना चाहिए। दिस इशू इज relating to the fundamental principle of democracy, to protect the parliamentary democracy. We know that we didn't have the numbers. अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष ने विपक्ष को साफ कर दिया कि सदन प्रक्रिया से चलेगा, न किसी की जिद से। अनुज यादव और ऋषि कुमार के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज। राहुल गांधी पर अमित शाह ने आरोप लगाया कि जब जब महत्वपूर्ण सत्र होते हैं तब तब राहुल गांधी विदेश चले जाते हैं। तो चलिए रिकॉर्ड पर नजर डालते हैं कि इससे स्पष्ट हो जाएगा कि राहुल गांधी सदन की कार्रवाई को कितनी गंभीरता से लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राहुल गांधी की लोकसभा में उपस्थिति या कहा जाए उनकी अटेंडेंस को लेकर। तो लोकसभा में उनकी उपस्थिति की बात किया तो 17वीं लोकसभा में राहुल गांधी की उपस्थिति 50% थी, जबकि राष्ट्रीय औसत इसका 79% था और राज्य औसत 83% था। 16वीं लोकसभा की अगर बात की जाए तो राहुल गांधी की मौजूदगी 52% थी लोकसभा में, राष्ट्रीय औसत उस वक्त 80% था और राज्य औसत 86% था। 15वीं लोकसभा की अगर बात की जाए तो राहुल गांधी की मौजूदगी लोकसभा में 42% थी, 50% से भी कम। राष्ट्रीय औसत उस वक्त भी 76% था, जबकि राज्य का औसत 79% था। और 14वीं लोकसभा की अगर बात की जाए तो राहुल गांधी की लोकसभा में मौजूदगी 50% से थोड़ी ज़्यादा यानी महज 52% थी। तो ये अपने आप में दिखाता है कि किस प्रकार के तमाम उनकी मौजूदगी रही है। प्रश्न पूछने का रिकॉर्ड की अगर बात की जाए राहुल गांधी की, तो 18वीं लोकसभा में राहुल गांधी द्वारा 42 प्रश्न पूछे गए, राष्ट्रीय औसत 88 का है। 17वीं लोकसभा में राहुल गांधी द्वारा 99 प्रश्न पूछे गए, राष्ट्रीय औसत 210 का है। 16वीं लोकसभा और 15वीं लोकसभा के अलावा अगर 14वीं लोकसभा की बात की जाए तो राहुल गांधी ने महज 3 सवाल पूछे और 15वीं और 16वीं लोकसभा में तो 0 सवाल, कोई सवाल ही उन्होंने नहीं पूछा। तो ये उनकी जो संसदीय पारी है उसमें उनकी गंभीरता को साफ तौर से दिखाता है। शीतकालीन सत्र के दौरान उनकी जो विदेश यात्रा है वो भी चर्चा का विषय है, क्योंकि शीतकालीन सत्र 2025 चल रहा था, उस वक्त वो बाहर थे। मार्च 2025 में वियतनाम की यात्रा पर राहुल गांधी चले गए। बजट सत्र 2025 चल रहा था। बजट सत्र 2023 की अगर बात की जाए तो मार्च 2023 में यूके और अन्य देशों की यात्रा पर राहुल गांधी उस वक्त चले गए थे सत्र के दौरान। 2018 का बजट सत्र था तो उस वक्त सिंगापुर और मलेशिया की यात्रा पर राहुल गांधी विदेश चले गए थे और अपने आप में ये तमाम सवाल भी खड़े हुए थे। मानसून सत्र 2020 का हो तो उस वक्त विदेश यात्रा के कारण राहुल गांधी अनुपस्थित थे सदन की बैठकों से। 2015 का बजट सत्र लगभग 60 दिनों के लिए विदेश यात्रा पर राहुल गांधी चले गए। तो इसीलिए शायद सीधे तौर पर बीजेपी या अमित शाह, जिन्होंने आरोप लगाया कि उनकी संसदीय पारी कितनी गंभीर है और वो कितना अपरिपक्व व्यवहार कर रहे हैं, संसद को एक तरीके से बंधक बनाने की लगातार कोशिश करते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप एमडीएच का जलजीरा जीरा सिप जीरा सिप जीरा सिप प्यास बुझाए ठंडक लाए सबको भाए जीरा सिप एमडीएच का जलजीरा जीरा सिप जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। क्यूआर कोड स्कैन करो, 5000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया। यूपीआई पिन एंटरिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें, तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें
शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती। कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद। हाँ करनी है तैयारी, एनपीएस जरूरी है। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है। आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। ट्रिंग ट्रिंग। हेलो, मैं तुम्हारे पापा के बचपन का दोस्त चतुर चाचा। प्रणाम चाचा जी। उनसे बेटे 5,000 लिए थे, अभी अभी तुम्हें ट्रांसफर किया है बेटे, पर गलती से 50 चले गए। पेमेंट मैसेज चेक कर लो बेटे और बाकी 45 मुझे लौटा दो। आपका मैसेज बाद में, पहले अपना बैंक अकाउंट चेक कर लो। अरे मूर्ख ना हूँ मैं। शाबाश। यूपीआई कहता है कोई नकली पेमेंट का मैसेज भेजकर पैसे वापस मांगे तो उसे कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच आज एक अंतर मंत्रालयी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जहां पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है। भारत सरकार ने has issued an order on 8th March, जिसके द्वारा उन्होंने रिफाइनरीज और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्सेस को एलपीजी उत्पादन को मैक्सिमाइज करने का आदेश दिया। इन सभी प्रयासों की वजह से हमारा डोमेस्टिक एलपीजी प्रोडक्शन has increased by 25%, and all these domestic LPG is being directed towards household consumers. इस खबर के साथ न्यूज नाइट में आज बस इतना ही। नमस्कार। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे